हम बात कर रहे हैं असम के संगीत सम्राट जुबीन गर्ग की, जिनका हाल ही में बहुत दुखद निधन हो गया। शुरुआत उनके शुरुआती सालों से करते हैं। जुबीन का जन्म हुआ था 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में। नाम था जुबीन बोरठाकुर। हाँ, और ये दिलचस्प है कि उनका पहला नाम मशहूर कंडक्टर जुबीन मेहता से प्रेरित था। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपने पिता का सरनेम बोरठाकुर इस्तेमाल नहीं किया। उसकी जगह अपना गोत्र गर्ग अपनाया। ये शायद उनकी अपनी एक अलग पहचान बनाने की तरफ पहला कदम था। कह सकते हैं। और कला तो उनके घर में ही थी। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ कपिल ठाकुर नाम से लिखते भी थे, कवि गीतकार थे। और माँ भी गायिका थी, इली बोरठाकुर। जी। तो माहौल पूरा संगीतमय था। कहते हैं सिर्फ 3 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था उन्होंने। 3 साल? माँ ही पहली गुरु थी उनकी। हाँ, और बाद में पंडित रॉबिन बनर्जी से 11 साल तबला सीखा। गुरु रमानी राय से असमिया लोक संगीत की बारीकियां सीखी। और सिर्फ गाना या तबला ही नहीं, करीब 12 वाद्यंत्र बजा लेते थे। गिटार, हारमोनिका, ढोल, कीबोर्ड। कमाल है। बिल्कुल। संगीत का जुनून इतना ज्यादा था कि उन्होंने गुवाहाटी के बी बरुआ कॉलेज में साइंस की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अच्छा, मतलब फैसला कर लिया था कि जिंदगी संगीत ही है। हाँ, बिल्कुल। और फिर 1992 का साल आया। हाँ। वो उनके लिए काफी अहम रहा है ना। हाँ। ऑल असम इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। जी, वेस्टर्न सोलो सिंगिंग में। इससे उनका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। हाँ। और फिर उसी साल नवंबर में आया उनका पहला असमिया एल्बम अनामिका। अनामिका, ये तो बस एक घटना बन गया था असम में। बिल्कुल। एक तूफान कह लीजिए। गाने जैसे आने और मोनोर निजानो वो हर जगह बज रहे थे। सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में जुबीन गर्ग घर घर में पहचाने जाने लगे। उनकी आवाज में कुछ नयापन था, एक कशिश थी जो सीधे दिल को छूती थी। सही कहा। और अनामिका के बाद तो बस सिलसिला शुरू हो गया। माया 1994, आशा 1995, रंग 1996, हिट्स पर हिट्स। और खास बात ये कि वो सिर्फ गा नहीं रहे थे, कई एल्बम्स के लिए म्यूजिक भी कंपोज किया, गाने भी लिखे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज। हाँ। असमिया फोक, पॉप, रॉक, क्लासिकल, हर जॉनरा में हाथ आजमाया और कामयाब रहे। बहुत जल्दी वो असमिया फिल्मों के लीडिंग प्लेबैक सिंगर बन गए। असम में तो वो सुपरस्टार बन चुके थे। बिल्कुल। तो फिर अगला कदम मुंबई था, जाहिर है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी थी। हाँ, 1995 में वो मुंबई आ गए। यहाँ अपना पहला हिंदी इंडी पॉप एल्बम निकाला, चांदनी रात। उसे भी लोगों ने पसंद किया था। हाँ, किया था। लेकिन बॉलीवुड में ब्रेक मिलना वो थोड़ा मुश्किल था शुरू में। हाँ, कुछ छोटे मोटे काम मिले। गद्दार में गाया, दिल से और वास्तव के स्कोर में आवाज दी। जी। फिर 2000 में फिजा में मेरे वतन, 2001 में मुझे कुछ कहना है में, गूंजा है, अशोका में, रोशनी से। कांटे का रामा रे भी काफी चला था 2002 में, और बनी बनी भी। हाँ, ये गाने पॉपुलर हुए, लेकिन वो जो एक धमाकेदार एंट्री होती है ना, वो अभी बाकी थी। और वो हुई 2006 में महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर से। और गाना था या अली। संगीत प्रीतम का था, पर जुबीन की आवाज वो जादू कर गई। क्या गाना था वो। उसकी वो सूफी रॉक वाली फील और जुबीन की आवाज का दर्द सेंसेशन बन गया था रातों रात। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी। इस एक गाने ने जुबीन को सीधा बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स की लीग में पहुंचा दिया। जिफा अवार्ड भी मिला था उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का। जी हाँ। और इसके बाद तो ऑफर्स की लाइन लग गई। हाँ, बस एक पल में, जिंदगी होश में, नमस्ते लंदन में, दिलरुबा, द ट्रेन में, तेरी तमन्ना, झूम बराबर झूम का टाइटल ट्रैक। और फिर बाद में क्रिश थ्री का दिल तू ही बता भी सुपर हिट हुआ। बिल्कुल। लेकिन जैसा आप कह रहे थे, जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, उनकी प्रतिभा कहीं ज्यादा फैली हुई थी। सही बात है। उनका कैनवस बहुत बड़ा था। करीब 40 भाषाओं और बोलियों में गाया उन्होंने। हिंदी, असमिया, बंगाली के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी। कितनी भाषाएं। हाँ, ये उनकी रेंज दिखाता है। और एक दावा जो मिलता है स्रोतों में, वो तो और भी चौंकाने वाला है। कौन सा? कि उन्होंने अपने 33 साल के करियर में 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। 38,000? सच में? ये तो अविश्वसनीय लगता है थोड़ा। हाँ, आंकड़ा वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन ये उनके जबरदस्त वर्क एथिक को जरूर दिखाता है। एक रात में 36 गाने रिकॉर्ड करने का भी जिक्र मिलता है। बाप रे, कमाल की एनर्जी। और सिर्फ गायकी नहीं, वो और भी बहुत कुछ थे। बिल्कुल। कुशल संगीतकार, गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, सब कुछ। कहते हैं असम के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले गायक थे वो। हाँ, असमिया सिनेमा में उनका योगदान बहुत अहम है। 2000 में तुम्ही मोर माथो मोर से डेब्यू किया था। एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक, सब। जी। फिर मोनजाई आई 2008, जिसे काफी पसंद किया गया। और फिर 2017 में उनकी बहुत बड़ी फिल्म आई, मिशन चाइना।
हाँ, वो तो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, एक्ट किया, संगीत दिया। और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट भी रही। फिर 2019 में आई कंचनजंगा। ये भी सुपरहिट थी। और इसमें उन्होंने एक सामाजिक मुद्दा भी उठाया था ना, हाँ। वो एपीएससी भर्ती घोटाले वाला। हाँ, असम पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा जो कथित भ्रष्टाचार का मामला था, उसे कहानी का हिस्सा बनाया था। तो एक तरफ ये जबरदस्त क्रिएटिविटी और सक्सेस, दूसरी तरफ विवाद। जुबीन अपनी बेबाकी के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। हाँ, वो कभी अपनी बात कहने से झिझके नहीं, चाहे नतीजा कुछ भी हो, और इसी वजह से अक्सर विवादों में भी रहे। स्रोतों में कई किस्से हैं, जैसे 2017 में वो एक नाबालिग लड़के को थप्पड़ मारने वाला मामला, उसमें उन्हें सजा भी हुई थी। हाँ, 3 महीने की जेल और जुर्माना। फिर उसी साल गुवाहाटी में एक बिहू फंक्शन में हिंदी गाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। हाँ, जब उन्हें हिंदी में गाने से रोका गया तो वो स्टेज छोड़कर चले गए थे। काफी हंगामा हुआ था उस पर। और 2019 में एक फिल्म प्रमोशन के दौरान उनका वो बयान ब्राह्मणों को लेकर, हाँ, इन ब्राह्मण्स को मार देना चाहिए वाला, उस पर तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। बाद में माफी मांगनी पड़ी थी उन्हें। जी। फिर उसी साल भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने पर भी उनकी किसी टिप्पणी को लेकर एफआईआर हुई थी। और 2019 में ही सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ असम में जो विरोध प्रदर्शन हुए, हाँ, उसमें वो एक बहुत प्रमुख चेहरा बनकर उभरे थे। गैर राजनीतिक चेहरा, रैलियां की, खुलकर सरकार के खिलाफ बोला। और सबसे हाल का मामला अप्रैल 2024 का, माजुली में कॉन्सर्ट के दौरान भगवान कृष्ण पर उनकी टिप्पणी। हाँ, कि कृष्ण भगवान नहीं इंसान थे। इस पर जो असम के वैष्णव मठ हैं, सत्र, उनके प्रमुखों ने कड़ी आपत्ति जताई। माजुली जलासत्र महासभा ने तो बैन भी लगा दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने खेद जताया था इस पर। इन विवादों को देखें तो ऐसा लगता है कि उनकी बेबाकी अक्सर तब ज्यादा मुखार होती थी जब उन्हें लगता था कि असमिया पहचान या किसी सिद्धांत पर बात आ रही है, चाहे वो बिहू मंच हो, सीए हो या धर्म पर उनकी अपनी सोच। वो अपनी शर्तों पर चलते थे। बिल्कुल, दिलचस्प पॉइंट है। और इसी शख्सियत का एक और पहलू था उनका सामाजिक सरोकार। बिल्कुल, विवादों के शोर से अलग वो कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन नाम की चैरिटी चलाते थे, जरूरतमंदों की मदद करते थे। खासकर असम में बाढ़ राहत कार्यों में हमेशा आगे रहते थे। जी। और जैसा आपने कहा, कंचनजंगा फिल्म से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। फुटबॉल के शौकीन थे, चैरिटी मैच खेलते थे फंड रेज करने के लिए। और कोविड के टाइम पे मई 2021 में जब केस बढ़ रहे थे, हाँ, उन्होंने गुवाहाटी में अपना 2 मंजिला थर कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए ऑफर कर दिया था। ये उनके मानवीय पक्ष को दिखाता है। निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2002 में गरिमा सेकिया से शादी की, जो फैशन डिजाइनर है। हाँ, कहते हैं गरिमा ने उनके एल्बम सुनकर उन्हें खत लिखा था और वहीं से बात शुरू हुई। अच्छा? जुबीन खुद को अधार्मिक मानते थे, कहते थे उनका कोई धर्म या जाति नहीं है। उनके परिवार ने एक बड़ी ट्रेजेडी भी झेली थी, उनकी छोटी बहन जोंकी बोर ठाकुर की मौत। हाँ, 2002 में एक कार एक्सीडेंट में। वो खुद भी सिंगर और एक्ट्रेस थीं। जुबीन के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। उनकी याद में शिशु नाम का एल्बम भी निकाला था। उनकी एक और बहन है पालमे बोर ठाकुर, वो प्रोफेसर हैं। और फिर 19 सितंबर 2025 सिंगापुर से वो दुखद खबर आई। हाँ, 52 साल की उम्र में समुद्र में तैरते समय डूबने से। रिपोर्ट्स थी कि लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। जी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका जाना असम के लिए, भारतीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जिसे भरना नामुमकिन है। यकीनन असम सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ 23 सितंबर को गुवाहाटी में उनका अंतिम संस्कार किया। 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित हुआ था। श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया था। प्रधानमंत्री राहुल गांधी, असम के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजनीति, संगीत, फिल्म जगत, हर कोई स्तब्ध था। पापून, प्रीतम, AR रहमान, श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी, सब ने दुख जताया। उनका वो गाना मायाबीनी रातिर बुकूट, जिसके बारे में उन्होंने खुद कहा था कि उनके जाने के बाद बजाया जाए। हाँ, 2019 में कॉन्सर्ट में कहा था। और सच में उनके निधन के बाद ये गाना पूरे असम में गूंजता रहा। उनकी विदाई का गीत बन गया। उनकी मौत की परिस्थितियों पर जांच भी हुई, लापरवाही के आरोप में FIR भी हुई और परिवार की सहमति से दूसरी बार पोस्टमार्टम भी हुआ गुवाहाटी में। लेकिन जुबीन गर्ग सिर्फ यादों में नहीं है, वो प्रतीकों में भी जिंदा है। 2022 में दिग्बोई में उनकी 20 फुट की मूर्ति लगी।
हाँ, और 2020 में तेंगापानी में गांव वालों ने बांस का पुल बनाया और उसका नाम उनके नाम पे रखा। इसी साल मई 2024 में उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली थी। वो सचमुच भूपेन हजारिका के बाद असमिया संगीत और संस्कृति के सबसे बड़े आइकॉन बन गए थे। तो ये थी जुबीन गर्ग की कहानी। एक आवाज जिसमें जुनून था, दर्द था। एक शख्सियत जो जितनी टैलेंटेड थी उतनी ही कह सकते हैं जटिल भी। हाँ, एक तरफ या अली जैसी पुकार, दूसरी तरफ बेबाक बयान जो विवादों को जन्म देते थे। एक कलाकार जिसने असम को गर्व महसूस कराया और भारतीय संगीत को अपनी एक अलग अमिट पहचान दी। बिल्कुल। उनका जीवन और करियर दिखाता है कि कला और कलाकार का व्यक्तित्व कैसे आपस में गुंथे होते हैं। उनमें कई परतें थीं, कई विरोधाभास। आप उन्हें पसंद करें, नापसंद करें, पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही बात है। उनका संगीत, उनकी फिल्में, उनकी बातें, उनका प्रभाव, ये सब मिलकर एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो हमेशा याद रखी जाएगी। वो अपने अंदाज के रॉकस्टार थे, सही मायनों में। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जुबीन गर्ग की विरासत का सबसे स्थायी तत्व क्या लगता है? क्या वो उनका संगीत है जिसने पीढ़ियों को छुआ, या सामाजिक मुद्दों पर उनकी बेबाकी, या फिर वो उनकी कभी न झुकने वाली विद्रोही आवाज? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद।